मैं सुनील जी, खाँटी बिहारी, शुद्ध भारतीय, बिहार के समस्त मैट्रिक में पढ़ने वाले छात्रगण, 10वीं वर्ग में पढ़ने वाले छात्रगण, चाहे आप कहीं पर भी पढ़ रहे हों, बिहार के 38 जिला में कहीं पर भी, पटना हो, सीतामढ़ी हो, दरभंगा हो, जमुई हो, बांका हो, भागलपुर हो अथवा समस्तीपुर हो, कहीं पर भी 38 जिला में बड़े शहर में तैयारी कर रहे हो या गांव के छोटे कस्बे से तैयारी कर रहे हो, आप सभी 10वीं में अध्ययनरत बिहार बोर्ड में छात्रगण के लिए मैं एक अत्यंत ही उपयोगी लेक्चर सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं। और ये अर्थशास्त्र से क्षमा चाहूंगा अर्थशास्त्र से जुड़े तीसरे चैप्टर में, जिसका शीर्षक है मुद्रा, बचत और साख, उसके लिए आपके सामने लेक्चर सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं। रामबाण की तरह आपके लिए काम करेगा, इसका अद्भुत फायदा आपको मिलेगा। और ये तय मानिए कि इस लेक्चर सीरीज को शुरू से अंत तक यदि आप सुन लेते हैं तो आपको मैट्रिक के परीक्षा में, बिहार बोर्ड से मैट्रिक के परीक्षा में आप जो शामिल होंगे अगले वर्ष, तो लाजवाब अंक प्राप्त होगा, तय मानिए। लेकिन इससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल, जिसका नाम ही है सुनील जी खाँटी बिहारी, सुनील जी खाँटी बिहारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने मित्रों में इसके बारे में बतावें। ये चैनल बिल्कुल फ्री है और साथ में घंटी वाले बटन को दबा दे कि जब जब मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले इसकी जानकारी मिल जाए और आप इसका लाभ उठाइए। आइए शुरुआत करते हैं। मुद्रा क्या है? मुद्रा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मनी। तो मुद्रा, एक बिहार में कहावत आपने सुनी होगी, बाबू न भैया सबसे बड़ा रुपया। बाबू न भैया सबसे बड़ा रुपया। तो मुद्रा की अंग्रेजी शब्दावली होती है मनी। ध्यान रखिएगा कि सामान्य रूप से हम लोग कह सकते हैं कि उत्पादन, उपभोग और विनिमय तथा वितरण। उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन में जिसका उपयोग हम करते हैं वो मुद्रा है। आप ध्यान रखिएगा कि मुद्रा, और इसको हम एक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री मार्शल ने कहा था। इन्होंने, मार्शल के बारे में आप जान लीजिए कि ये इतने महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री थे। इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नाम की किताब लिखी थी। ये ब्रिटेन के रहने वाले थे और इन्होंने कहा कि आधुनिक युग का प्रगति का श्रेय यदि किसी को जाता है तो मुद्रा को जाता है, मनी को जाता है। इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में सप्लाई और डिमांड से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत भी दिया था, जो आज एक मानक सिद्धांत है। तो ध्यान रखिएगा कि मुद्रा हर चीज की ड्राइविंग फोर्स है। जैसे मैं आपसे एक उदाहरण दूंगा, आप क्यों पढ़ रहे हैं? तो स्वाभाविक है कि यदि मैं आपसे पूछूं कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों आप अध्ययन कर रहे हैं, तो आपके इसके पीछे कहीं न कहीं आप कहिएगा चरित्र अच्छा करना चाहते हैं, मैं अच्छा व्यक्ति बनना चाहता हूं, मैं देशभक्त बनना चाहता, ये सब है। लेकिन इसके पीछे कहीं न कहीं आप पलट करके देख तो उसका ड्राइविंग फोर्स मनी है, रुपए है। क्योंकि आपको, आपके मन में ये उम्मीद है, आपके मन में ये आकांक्षा है कि मैं पढ़ूंगा तो आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, चाहे आप जिस किसी पेशा में जाना चाहते हो, वकील, पत्रकार, शिक्षक, प्रोफेसर आप बनना चाहते हैं और उसके पीछे आपका एक ही है कि मुझे इसमें पैसे की आमदनी, या बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, व्यापारी बनना चाहते हैं, उसमें भी आपको स्वाभाविक है कि आपका पढ़ाई काम देगा, इसलिए आप पढ़ना चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति ये कहे जो शायद मैं पैसे के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ रहा हूं, तो शायद ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब इतने चरित्रवान व्यक्ति को प्राप्त करना और उनका होना ये दुर्लभ है। ठीक, तो चलिए अगली जानकारी जान लीजिए कि ट्रेस्कॉट, उन्होंने कहा कि यदि मुद्रा अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो प्रवाह अवश्य है। प्रवाह कहा कि यदि हृदय नहीं हो तो ब्लड जरूर है, और मुद्रा को, अर्थव्यवस्था को उन्होंने लाइफ लाइन बतलाया था।
अगली जानकारी जान लीजिए, मुद्रा का इतिहास क्या है। मुद्रा का इतिहास ध्यान रखिए कि यहां पर दो चीज आपको जानना जरूरी है। मुद्रा के इतिहास में दो तथ्य जानना जरूरी है। एक है वस्तु विनिमय प्रणाली, अंग्रेजी में कहते हैं इसको बार्टर सिस्टम, अंग्रेजी में कहते हैं बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। और दूसरा है मौद्रिक विनिमय प्रणाली, अर्थात की मॉनेटरी सिस्टम। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है कि एक वस्तु को देते हैं और दूसरा वस्तु को लेते हैं। इसमें प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा शामिल नहीं होता है। जैसे कि उदाहरण, गेहूं देकर के हम चीनी ले, भूसा देकर के चावल हम किसी से प्राप्त करें तो वस्तु विनिमय प्रणाली होगी। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली का बहुत सारे दोष हैं। दोष क्या है कि जैसे देखिए, आवश्यकता का मेल न खाना, जैसे लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ द वांट्स। तो लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स मींस क्या कि आवश्यक, जैसे मान लीजिए कि मुझे भूसा की जरूरत नहीं है और आपको गाय की जरूरत नहीं है, तो फिर तो हम दोनों के बीच संबंध नहीं हो पाएगा। तो यदि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति लकड़ी के टुकड़े से गाय बदलना चाहता है और दूसरे व्यक्ति को लकड़ी की जरूरत नहीं है और पहले व्यक्ति को गाय की जरूरत नहीं, तो तब तो फिर बात बनी नहीं। दूसरा है कि मूल्य के सामान्य मापक का अभाव, जैसे लैक ऑफ कॉमन मेजर्स, जिसको हम कहते हैं कि किस चीज का कितना मूल्य होगा, वस्तु वो उसको सही ढंग से नहीं स्पष्ट कर पाता है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति वस्तु का अपना जो मूल्य सोचता हो वो दूसरे के नजरों में वैसा ना हो। और मुद्रा में तो सब कुछ स्पष्ट है कि ये 100 रुपए का नोट है तो वो उसका मान्यता ही 100 रुपए के बराबर हो, उसमें किसी भी तरह का भ्रम और कंफ्यूजन ना होगा। तीसरा है कि किसी के बदले दूसरे वस्तु का अनुपात क्या होगा। मान लीजिए कोई गाय देकर के जमीन खरीदना चाहता है तो कितना गाय दे और उसके एवज में कितना जमीन मिले, इसका हिसाब किताब करना बड़ा मुश्किल है। और मुद्रा इसमें इस तरह की परेशानी को समाधान करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि वस्तु का खराब होने का डर रहता है। कुछ वस्तु ऐसे हैं जैसे मछली, सब्जी, फल, ये सब आपको जल्दी खराब होने वाला वस्तु है। यदि मान लीजिए इसका अदला बदली भी किया जाए तो दूसरा व्यक्ति जो लेगा उसको डर बना रहता है कि कब ये सर गल पक ना जाए और ऐसा ना हो जाए कि ये हमारे लिए कोई काम का ना रह जाए। और एक और दोष है सह विभाजन का अभाव, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। सह विभाजन का अर्थ यह हुआ कि कुछ ऐसी वस्तु होते हैं कि जैसे जिसको बांटा नहीं जा सकता। मान लीजिए एक गाय के बदले कोई 3 बकरी बदलता है, एक्सचेंज करता है, और एक गाय लेने वाले को यदि 3 बेटा हो तो फिर उस गाय को कैसे बांटेगा? गाय को तो खंडित नहीं कर सकता है। जब 3 पार्टनर ने गाय लिया तो फिर गाय को कैसे खंडित करेगा वस्तु के रूप में? तो फिर यहां पर बहुत बड़ी समस्या होती है। आइए मौद्रिक प्रणाली, अगला जो है मौद्रिक प्रणाली, मॉनेटरी सिस्टम। तो क्राउथर, जेफरी क्राउथर इनका पूरा नाम है। ये ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे। इन्होंने कहा कि मनुष्य के सभी आविष्कार में मुद्रा, मनी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इन्होंने ये कहा कि मनी इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल्स ऑफ द ऑल मेंस इन्वेंशंस। वास्तविकता भी है कि मनी की यदि खोज ना होती तो फिर ध्यान रखिएगा कि शायद अर्थव्यवस्था इस शीर्ष बिंदु पर ना होता जिस शीर्ष बिंदु पर आज हम लोग जानते हैं। अब आइए एक आपको ऑब्जेक्टिव से संबंधित मैं जानकारी देना चाहता हूं। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको बराबर पूछेगा कि विश्व की मुद्रा, महत्वपूर्ण मुद्रा। तो ध्यान रखिएगा कि ये ऑब्जेक्टिव 1 नंबर के प्रश्न में आपको प्रायः पूछा जाता है। तो इसको मैं आपको टेप ही करा देता हूं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल की मुद्रा को रुपया कहते हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल अगल बगल रहते हैं, रुपया कहते हैं। अमेरिका और सिंगापुर के मुद्रा को डॉलर कहते हैं। इंग्लैंड में जो मुद्रा चलती है उसको पाउंड कहते हैं। रूस में जो मुद्रा चलती है उसको रूबल कहते हैं। बांग्लादेश में जो मुद्रा चलती है उसको टका कहते हैं। ईरान में जो मुद्रा चलती है उसको रियाल कहते हैं। और इराक में चलने वाली मुद्रा को दिनार कहते हैं। एक कहावत भी है, मुद्रा के 4 कार्य महान, मुद्रा के 4 कार्य महान, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। अब ध्यान रखिएगा कि मुद्रा के सामान्य कार्य क्या है। ये आपके डिस्क्रिप्टिव में आपको पूछ सकता है। डिस्क्रिप्टिव में पूछ सकता है जब मुद्रा के सामान्य कार्य इसका है कि विनिमय का माध्यम है,
किसी भी स्थान पर हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, यहां तक कि ध्यान रखिएगा कि एक्सचेंज चाहे बाजार में करें, चाहे हम घर पर करें, हम कहीं पर भी इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। दूसरा, इसका मूल्य का मापक है, मेजर ऑफ वैल्यूज। हम किसी भी वस्तु का मूल्यांकन मुद्रा के माध्यम से हम आसानी से कर सकते हैं। तीसरा, रखने में कोई परेशानी नहीं है, इसको हम आसानी से कहीं पर भी रख सकते हैं, इसमें सड़ने गलने का डर नहीं है। चाहे हम बैंक में रखें, चाहे मान लीजिए अपने बक्से में रखें, बैग में रखें, अथवा अपने अलमीरा में रखें, हम कहीं भी रख सकते हैं। लेकिन ये बात अन्न और फल के साथ नहीं है। अन्न फल गल सकता है, सड़ सकता है। ये उसके बाद एक और मुद्रा का समान कार्य कि शाख का आधार है। यदि पैसा आपका बैंक में जमा है तो चेक, ड्राफ्ट, हुंडी के माध्यम से हम मुद्रा का और भी उपयोग कर सकते हैं। मुद्रा का विकास का क्या क्या क्रम रहा था, तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय प्रणाली। इसके बाद वस्तु मुद्रा प्रणाली चली, फिर इसके बाद धात्विक मुद्रा आई। धात्विक मुद्रा मीन्स कि आपको मेटेलिक मनी, जैसे टीन का, जैसे सातवाहन काल में शीशे का मुद्रा चलता था, कहीं पर आपको लौह की मुद्रा बनती थी, इस तरह से। और फिर इसके बाद आगे जाकर के कॉइन्स बना, सिक्का। सिक्का में क्या होता था कि राजा महाराजा का एक प्रतीक चिन्ह होता था और उसकी एक वैधानिक मान्यता भी रहती थी। इससे भी जब आगे बढ़ा तो अगला आया पत्र मुद्रा। तब आपको, चूंकि मुद्रा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, मान लीजिए 1 लाख रुपए का रेजकी दे दे तो असंभव नहीं है, वो आपको 4 से 5 बोरे में आवेगा, संभव ही नहीं है आप उतने को ले जाइएगा कहीं एक जगह से दूसरे जगह। तो उसके सुविधा के लिए, उस असुविधा को हल करने के लिए पत्र मुद्रा आया, पेपर मनी। पेपर मनी, लेकिन पेपर मनी को भी एक जगह से दूसरे जगह ज्यादा ले जाना मुश्किल है। यदि किसी व्यक्ति के पास 1 करोड़ 2 करोड़ का रुपए हो तो ले जाना मुश्किल होगा। तब आया प्लास्टिक मुद्रा। प्लास्टिक मुद्रा में प्लास्टिक मनी, अब तो वही उसी प्लास्टिक मनी का हम एक अप्रत्यक्ष रूप हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक मुद्रा में जैसे एटीएम कार्ड हुआ, क्रेडिट कार्ड हुआ, ये सब हुआ। अब आइए एक जानकारी जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि 1 रुपए का कागजी नोट और सिक्का को वित्त विभाग जारी करता है, और जबकि 2 रुपए और उससे अधिक के जितने भी रुपए हैं उसको रिजर्व बैंक जारी करता है। इसको आप याद रखेंगे। अब आइए प्लास्टिक मुद्रा। प्लास्टिक मुद्रा एटीएम कार्ड कम डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड कम डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड सह डेबिट कार्ड, ये इसको हम, एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन या ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसके द्वारा एक प्लास्टिक का कार्ड होता है और हम उस कार्ड में एक नंबर होता है, उस कार्ड को हम एटीएम कियोस्क में डाल करके पिन नंबर, एक गुप्त पिन नंबर होता है, उसको डाल करके जितनी आवश्यकता है हम वो राशि निकाल सकते हैं। अब तो एटीएम के माध्यम से पैसा हम जमा भी कर सकते हैं 24 घंटा। इसमें किसी भी प्रत्यक्ष व्यक्ति के रूप में हमको बैंकर की जरूरत नहीं है, हम रुपए डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं। मूल रूप से इसका निकालने ही में काम होता है। इसके बाद ये क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड रहता है कि जब ये एक तरह से दिया गया किसी व्यक्ति को बैंक विश्वास के आधार पर देने वाले एक कर्ज के रूप में देती है, जो व्यक्ति उस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बाजार से सामान खरीदने में कर सकता है। बाद में व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार उसमें बैंक में अपना इंटरेस्ट सहित पैसा जमा कर देता है। 45 दिन के अंदर तो इंटरेस्ट भी नहीं ली जाती है। अब आप एक प्रश्न पूछिएगा, जो क्या आपके पास क्रेडिट कार्ड है? हाँ है, बिल्कुल है। क्रेडिट कार्ड मैंने बैंक से लिया है और छोटे मोटे मैं उसका उपयोग भी कर लेता हूं। जैसे अच्छा, प्रचलित एक क्रेडिट कार्ड का नाम जान लीजिए, वीसा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये सब आपका प्रचलित क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड तुरंत नहीं दी जाती है। क्रेडिट कार्ड जब आप लंबे समय तक बैंक से डीलिंग कीजिएगा तो विश्वास के आधार पर दी जाती है। और एक मार्शल ने कहा था कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर लगाता। बिल्कुल सही मार्शल ने कहा था। हम जानते हैं जब मार्शल एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उनकी बोली गई एक एक वचन अर्थशास्त्र का इसमें रामायण के श्लोक की तरह माना जाता है। अब आइए मुद्रा से लाभ। मुद्रा से कई तरह के लाभ हैं। पहला, मुद्रा से ध्यान रखिएगा, ये आपको डिस्क्रिप्टिव में पूछेगा, वर्णनात्मक प्रश्न में पूछेगा। मुद्रा से वस्तु और सेवाओं का मांग उपभोक्ता उसका करता है, उसको वस्तु चाहिए तो वो खरीद सकता है, और यदि सेवाओं का मांग चाहिए तो वो आपको ले सकता है। ठीक,
मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बीमार है, उसके पास यदि मुद्रा है तो वो डॉक्टर की यहाँ प्राइवेट में जा करके और फी जमा करेगा और अपनी चिकित्सा को प्राप्त कर सकता है, सेवा भी प्राप्त कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कई सारे छात्र हैं, वो आपको पैसे सबमिट करके और मुझसे कोचिंग संस्थान में पढ़ाई भी करते हैं। हालांकि मैं आपको नहीं कर रहा हूं जो आप भी यही काम करें। ये मैं आपको फ्री लेक्चर सीरीज दे रहा हूं। अगला आइए कि उत्पादक और कच्चा माल खरीदने और संचित रखने में भी मुद्रा का उपयोग करते हैं। यदि मुद्रा ना होता तो शायद इसका संभव न हो पाता, क्योंकि जो उत्पादक हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, वो कच्चा माल खरीदते हैं, पैसा रहेगा तभी तो खरीदेंगे। और वस्तु विनिमय प्रणाली की जितनी भी तमाम तरह की कमियां थी, मुद्रा एक ऐसा एलिमेंट जिसने वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम की तमाम खामियां को उसने दूर कर दिया। और मुद्रा कहीं भी हम भेज सकते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक शहर से दूसरे शहर, यहां तक कि एक देश से दूसरे देश में भी हम भेज सकते हैं। भले ही मान लीजिए कि मुद्रा अलग अलग हो, उसकी जो वैल्यूज होगी उसमें हम इंटरचेंज करके भेज सकते हैं। अब आइए, बचत क्या है, सेविंग। पहले ये जान लीजिए, बचत में सेविंग जानने से पहले, कि चालू वस्तु किसको कहते हैं, करंट गुड्स। चालू वस्तु और टिकाऊ वस्तु। चालू वस्तु हम उसको कहते हैं, जैसे चालू मीन्स ही होता है कि क्षणिक, जिसका हम क्षणिक और तत्काल उपयोग करेंगे उसको हम लोग चालू वस्तु कहते हैं, उसको करंट गुड्स कहते हैं। और टिकाऊ वस्तु कहते हैं जिसका उपयोग, ध्यान रखिएगा कि जिसका उपयोग हम उत्पादन के कार्य में आगे हम कर सकते हैं, बाद में हम कर सकते हैं, वो चिर स्थिर रहता है, वो आपको लंबे समय तक टिका रहता है, उसको हम लोग चालू वस्तु, उसको हम लोग, क्षमा चाहता हूं, उसको हम लोग टिकाऊ वस्तु कहते हैं, ड्यूरेबल गुड्स। अब अगली जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि चालू वस्तु पर किया गया खर्च, जो मान लीजिए तुरंत खाए और खत्म हो जाए, या तुरंत उपभोग करे खत्म हो जाए, तो उसमें जो खर्च किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं उपभोग, कंजम्पशन। और आय का वह भाग जिसको हम लोग टिकाऊ वस्तु पर खर्च करते हैं उसको कहते हैं बचत, सेविंग, उसको कहते हैं सेविंग। एक और आपको मैं छोटा सा एक गणितीय संकल्पना से समझाना चाहता हूं कि सेविंग सामान्य रूप में आपके जितने भी इनकम है उसमें से जितना आपने खर्च किया है, कंजम्पशन किया है, उसको घटा दीजिए, जो बच गया आपका सेविंग हो गया। तो ध्यान रखिएगा, बचत दो प्रकार का आता है। पुनः बचत दो प्रकार का, एक है कि कैश में, जिसको नकद बचत कहते हैं, और दूसरा सेविंग गुड्स, वस्तु संचय कहते हैं। नकद जो आपके पास रुपए के रूप में है, चाहे बैंक में हो चाहे घर में हो, बचा करके आपने रखा है, उसको सेविंग कैश कहते हैं। और वस्तु संचय कहते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने जमीन खरीद लिया, मकान खरीद लिया, तो उसको हम लोग वस्तु संचय कहते हैं। अब अंतिम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आती है, साख क्या है, क्रेडिट इसकी अंग्रेजी शब्दावली है। साख बहुत महत्वपूर्ण चीज है। साख का सामान्य, ध्यान रखिएगा, अर्थ, साख का सामान्य अर्थ मोटा मोटी हम लोग ग्रामीण भाषा में कह सकते हैं विश्वास, भरोसा। साख का अर्थ है अर्थशास्त्र में कि ऋण लौटाने और भुगतान करने की क्षमता। प्राय आप देखिएगा, मैं बिहार की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बिहार के 50% से ऊपर व्यक्ति बैंक से ऋण लेते हैं लेकिन लौटाना नहीं चाहते हैं। केसीसी लेते हैं तो इस कोशिश में रहते हैं किस तरह से बाढ़ आ जाए, दहाड़ आ जाए, सुखाड़ आ जाए, भूकंप आ जाए, हमको केसीसी माफ कर दिया जाए, और फिर अगले केसीसी लेने के चक्कर में रहते हैं। हालांकि मैं सिर्फ बिहार को ही दोष नहीं दूंगा, जैसे विजय माल्या बहुत बड़े, उन्होंने ऋण लेकर के देश से ही फरार हो गए। नीरव मोदी बहुत बड़े बैंक से ऋण लेकर के फरार हो गए। इस तरह से बहुत सारे हैं। तो उनकी साख बिल्कुल नहीं के बराबर मानी जाएगी, क्योंकि एक बार यदि बैंक का लोन लेकर के, ऋण लेकर के पचा जाने के बाद साख नहीं रह जाती है। अब ध्यान रखिएगा, साख का आधार क्या है। साख का आधार बिंदु, ये आपको डिस्क्रिप्टिव में पूछ सकता है। पहला, विश्वास, कॉन्फिडेंस। आप पर विश्वास बैंक को कितना है, यह साख का मुख्य रूप से आधार है। बैंक आप पर कितनी विश्वास करती है, बैंक आप पर
कितनी ऋण देने वाले आप पर कितना विश्वास करते हैं, ये आपका ध्यान रखिएगा। साख का पहला महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा है चरित्र। यदि आप पियक्कर हैं, जुआरी हैं, गलत आदतों से यदि आप जुड़े हुए हैं, तो बैंक हो चाहे व्यक्ति हो, ऋण देने वाला आप पर बहुत कम विश्वास करेगा। तीसरी, चुकाने की क्षमता, कैपेसिटी टू रिपे। आप यदि बहुत धनाढ्य व्यक्ति हैं तो बैंक ये मानती है कि इनके पास चुकाने की क्षमता होगी। और यदि आप बिल्कुल गरीब हैं, फुटपाथ के व्यक्ति हैं, और यदि आप स्वाभाविक है कि आप यदि मान लीजिए 1 करोड़ लोन मांगने जाएगा, 1 लाख मांगने जाएगा, बैंक आपको भगा देगा, इसलिए किसके पास क्षमता ही नहीं है, तो उसका साख का तो कोई बात ही नहीं उठती है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। और एक और है ऋण की अवधि। ऋण की अवधि, शॉर्ट टर्म लोन ध्यान रखिएगा तुरंत मिल जाता है, शॉर्ट टर्म में इसमें पता, लेकिन लॉन्ग टर्म लोन जल्दी कोई देना नहीं चाहता, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हो सकती है व्यक्ति की स्थिति खराब हो जाए, हो सकता है कंपनी की स्थिति खराब हो जाए, हो सकता है उद्योग की स्थिति खराब हो जाए, तो इसलिए लॉन्ग टर्म लोन कोई देना जल्दी नहीं चाहता है। साख पत्र, साख पत्र ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसे पत्र जिसकी क्रेडिबिलिटी होती है, जिसकी विश्वसनीयता होती है। तो मुद्रा और साख पत्र में मुख्य रूप से अंतर यह है कि मुद्रा कानूनी रूप से ग्राह्य है और साख पत्र की कानूनी मान्यता प्रायः नहीं होती है। साख पत्र की कानूनी मान्यता प्रायः नहीं होती है। साख पत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे चेक हुआ, बैंक ड्राफ्ट हुआ, यात्री चेक हुआ, प्रतिज्ञा पत्र हुआ। तो ध्यान रखिएगा कि जैसे मैं आपको चेक के बारे में बतलाता हूं। चेक बैंक को दिया गया एक ऐसा लिखित आदेश होता है जिसमें कि अमुक व्यक्ति, यदि अकाउंट पे ही चेक होगा तो उसके अकाउंट में पैसा डाल दिया जाए, और यदि मान लीजिए व्यक्तिगत चेक होगा तो उस व्यक्ति का सिग्नेचर का मिलान करके उस व्यक्ति को दे दिया जाएगा। बैंक ड्राफ्ट भी एक बैंक को दिया गया लिखित आदेश होता है कि बैंक ड्राफ्ट में ध्यान रखिएगा वो अकाउंट में ही, यदि किसी व्यक्ति के नाम पर हम बैंक ड्राफ्ट बनाते हैं तो उसके अकाउंट में ही आपको पैसे जाएंगे। यदि किसी संस्था के नाम पर, किसी सरकारी एजेंसी के नाम पर बनाते हैं तो उसके अकाउंट में ही पैसे उसमें डाले जाएंगे। ये व्यक्ति के हाथ में तुरंत नहीं दिया जाता, उसके अकाउंट के बाद वो व्यक्ति या संस्था या एजेंसी निकाल सकता है। तीसरा आता है यात्री चेक। यात्री यदि यात्रा कर रहा है तो स्वाभाविक है पैसा लेकर के चलना अच्छा नहीं है, समझदारी भरा फैसला नहीं है, तो उसको वो बैंक में पहले ही पैसा जमा करके एक ट्रेवलर्स चेक ले लेता है। और ट्रेवलर्स चेक को क्या करता है कि जहां पर भी वो ठहरा है, जहां रुका है, जहां यात्रा कर रहा है, वहां पर बैंक में जा करके और उस ट्रेवलर्स चेक को भजा लेता है और पैसा ले लेता है, अपना सिग्नेचर मिलान कर लेता है और उसको पैसा मिल जाता है। इसके बाद ध्यान रखिए प्रतिज्ञा पत्र, प्रोमिसरी। इसमें ध्यान रखिएगा कि निश्चित अवधि के बाद अंकित रकम ब्याज सहित लौटाने का जो वादा किया जाता है उसको प्रतिज्ञा पत्र कहा जाता है।